नमस्कार, स्वागत है आपका ब्लॉग एंजिल में। मैं अरुण एक नए वीडियो के साथ इंडियन ज्योग्राफी के फिर से हाजिर हूं। पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया प्रायद्वीपीय भारत के परिचय के बारे में। आज हम जानेंगे प्रायद्वीपीय भारत के अंदर आने वाले अलग अलग पहाड़ियों और पठारों के बारे में। इनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, उनको डिस्कस करेंगे। कुछ भी छूटेगा नहीं, हम ऐसे स्टडी करेंगे। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत के अंदर आने वाले पर्वतों के बारे में हम सीरीज वाइज नोट कर लेते हैं। पहले अरावली पर्वत। अरावली पर्वत पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे मालवा पठार। मालवा पठार। तीसरे नंबर पे मालवा पठार के दक्षिण में विंध्यन पर्वत या विंध्य पर्वत श्रृंखला। विंध्य पर्वत श्रृंखला। विंध्य पर्वत श्रृंखला के नीचे आते हैं तो नर्मदा की भ्रंश घाटी, फिर सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा की पहाड़ियां, उसके दक्षिण में आते हैं तो तापी की भ्रंश घाटी, फिर दक्कन पठार। दक्कन पठार, दक्कन का पठार है। उसके नीचे में आते हैं तो नीलगिरी पर्वत और ये पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। ऊपर आते हैं दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य का पठार, फिर छोटा नागपुर पठार। ये टोटल जितने भी पठार और पहाड़ियां आप देख रहे हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे इस प्रायद्वीपीय भारत के अंदर। अरावली पर्वत 1, 2 पे मालवा पठार, 3 पे विंध्य पर्वत, 4 पे सतपुड़ा की पहाड़ियां, दक्कन पठार, 5 पे, 6वें पे पश्चिमी घाट, 7वें पे पूर्वी घाट, 8वें पे दंडकारण्य पठार और 9वें पे छोटा नागपुर पठार। इन चीजों के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नोट भी करते जाइए, क्योंकि एक अपना खुद का नोट्स पढ़ने के लिए बहुत ही इजी और समझ विकसित करने के लिए बहुत ही आसान होता है। तो अरावली पर्वत के अंदर हम स्टडी करेंगे। इसे क्लियर कर देते हैं। अरावली पर्वत पहली हेडिंग डालेंगे और उसके अंदर हम स्टडी करेंगे अरावली पर्वत के बारे में। अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है अरावली पर्वत श्रेणी का। अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कौन सा? अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार जो है, अगर ध्यान से देखा जाए तो पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व की ओर है। पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व की ओर है और यहां पे गुजरात पड़ता है। गुजरात का पालनपुर, गुजरात के पालमपुर से उत्तर में दक्षिण का नॉर्थ मतलब उत्तर पूर्व में यहां पे है दिल्ली। दिल्ली का है मजनू का टीला। दिल्ली में क्या है? मजनू का टीला। मजनू का टीला। अरावली पर्वत का विस्तार जो है उत्तर दक्षिण में अगर देखें तो दक्षिण में पालमपुर और उत्तर पूर्व की ओर दिल्ली में मजनू का टीला एक जगह है। तो मजनू का टीला गुजरात के पालमपुर से लेकर मजनू का टीला तक विकसित है। अवशिष्ट पर्वत है, सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत। और यह पर्वत, इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर ही शेष रह गई है। 800 किलोमीटर। बाकी तो अपक्षय अपर्दन की वजह से, पिछली वीडियो हमने डिस्कस किया कि अपक्षय अपर्दन की वजह से इसका यह काफी क्षय हो चुका है इस पर्वत का। अरावली पर्वत श्रृंखला जो बची हुई है वो गुजरात के पालमपुर से लेकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है और इसकी सबसे ज्यादा लंबाई राजस्थान राज्य में पड़ती है। अरावली पर्वत की सबसे ज्यादा लंबाई राजस्थान राज्य में पड़ती है, थोड़ी गुजरात में और दिल्ली साइड में। तो राजस्थान में इस जो अरावली पर्वत है, राजस्थान में
उसे जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। कौन सी पहाड़ी? राजस्थान में अरावली पर्वत को जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है अरावली पर्वत को राजस्थान में। और दिल्ली में जाना जाता है दिल्ली रिज के नाम से। दिल्ली रिज के नाम से दिल्ली में जाना जाता है, और जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है राजस्थान में अरावली पर्वत को। अरावली पर्वत सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। गुजरात के पालमपुर से लेकर दिल्ली में मजनू का टीला तक विकसित है। 800 किलोमीटर की लंबाई है। सबसे ज्यादा लंबाई राजस्थान राज्य में है, और राजस्थान में इसे जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, और दिल्ली में इसे दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं। ये अरावली पर्वत के अंदर नोट करने वाली इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको जरूर नोट कर लेंगे। और भी नोट करने लायक पॉइंट है, अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर माउंट आबू के पास, सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर माउंट आबू के पास स्थित है। अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है राजस्थान में माउंट आबू के पास स्थित है। और माउंट आबू में ही जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर, याद रखेंगे, जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर दिलवड़ा, दिलवड़ा जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर है दिलवड़ा, ये भी माउंट आबू में ही स्थित है। माउंट आबू में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर, और जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर दिलवड़ा मंदिर स्थित है। अरावली के बारे में यही फैक्ट्स हैं। अगला हेडिंग डालिए, मालवा पठार। मालवा पठार के बारे में, मालवा पठार, मालवा पठार के बारे में स्टडी करेंगे। यह मालवा पठार, मालवा पठार अरावली के दक्षिण में और विंध्यन पर्वत चोटी के उत्तर में, दोनों के बीच में, अरावली और विंध्यन पर्वत के बीच में मालवा पठार है। मालवा पठार का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। बेसाल्ट चट्टानें किसे करते हैं? ज्वालामुखी द्वारा ज्वालामुखी के लावा से जो भी चट्टानें बनती हैं उसे बोलते हैं बेसाल्ट चट्टानें। तो ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है मालवा पठार। मालवा पठार से कई नदियां निकलती हैं और उत्तर की ओर बहती हैं। क्यों? क्योंकि मालवा पठार का जो ढाल है वो उत्तर की ओर है। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल भी उत्तर की ओर है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर की ओर का ढाल उत्तर की ओर है। तो मालवा पठार से निकलने वाली जो भी नदियां हैं वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। एक नदी है बनास नदी, जो अरावली पर्वत के पास से अरावली पर्वत को क्रॉस करती हुई निकलती है, और चंबल नदी जो मालवा पठार से निकलती है। चंबल नदी जो मालवा पठार से निकलती है उसमें जाके मिल जाती है। चंबल नदी आगे जाके यमुना नदी में जाके मिल जाती है। तो मालवा पठार से निकलने वाली नदियां, मालवा पठार से निकलने वाली नदियां चंबल, काली सिंध, बेतवा, चंबल, काली सिंध, बेतवा, कई नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग से निकलती हैं, और ढाल जो है उत्तर की ओर होने की वजह से उत्तर की ओर गंगा और यमुना नदी में आके मिल जाती हैं। तो मालवा पठार बेसाल्ट चट्टानों से बना है, और उससे निकलने वाली नदियां चंबल, काली सिंध, बेतवा, चंबल, काली सिंध और बेतवा, चंबल, काली सिंध और बेतवा, सिंध, बेतवा, ये चंबल, काली सिंध और बेतवा, ये नदियां मालवा पठार से निकलती हैं और उत्तर की ओर बहती हैं, है ना। तो मालवा पठार का ढाल जो है उत्तर की ओर है। अब मालवा पठार जो है उत्खात भूमि का बहुत बड़ा केंद्र है। उत्खात भूमि बोलते हैं तो उबड़ खाबड़ भूमि, उबड़ खाबड़ भूमि इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां से इतनी नदियां निकलती हैं कि उसको काट छांट कर, इस टाइप से अगर देखा जाए तो कई नदियां, अगर ये मालवा पठार मानते हैं तो मालवा पठार में कई नदियां निकलती हैं, और कुछ नदी इस टाइप से निकली, कुछ नदियां इधर चली गई। अगर देखा जाए तो ये नदियां इतनी बिहड़ तरीके से निकलती हैं कि इनको काट छांट कर बहुत ही ज्यादा उत्खात भूमि में परिवर्तित कर दिया है, मतलब उबड़ खाबड़ भूमि में परिवर्तित कर दिया है। और सबसे ज्यादा चंबल नदी जो है सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन करने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। कौन सी नदी? चंबल नदी। और यही चंबल नदी अवनालिका अपर्दन के लिए जो फेमस है, कई साल पहले डाकुओं का, लुटेरों का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था यही बीहड़। ये बीहड़ क्योंकि यहां पे छुपने की भूमि उनके लिए बहुत ज्यादा मिल जाती थी, तो यहीं पे वो अपना निवास स्थान बना लेते थे। ये एरिया ऐसा है कि ये एरिया
तो चंबल नदी जो है वो अवनालिका अपर्दन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है सबसे ज्यादा फेमस अवनालिका अपर्दन के लिए। अवनालिका अपर्दन मतलब कि जो काट छांट के, पर्वतों को काट छांट के, जमीनों को, मैदानी भूमि को काट छांट के आगे बढ़ती है, उसे बोलते हैं अवनालिका अपर्दन। मतलब नाली टाइप का निर्माण हो जाए, नाली टाइप जो बना लेती है उसे बोलते हैं। अगर ऊपर की ओर से देखा जाए तो ये मालवा पठार कुछ ऐसा दिखेगा, जाली टाइप का, उसमें जो कई नालियां बन गई हैं नदियों के प्रवाह की वजह से। तो ये उबड़ खाबड़ जो एरिया है इसी को बोलते हैं अवनालिका अपर्दन, उत्खात भूमि। अवनालिका अपर्दन करने वाली नदियों ने इस मालवा पठार को इतना उत्खात बना दिया है, उबड़ खाबड़ बना दिया है कि ये एरिया बहुत ही बीहड़ प्रतीत होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ मालवा पठार। अगला देखते हैं, मालवा पठार के आगे देखते हैं। अगला मालवा पठार के दक्षिण में कौन सी है पर्वत चोटी? विंध्यन पर्वत श्रृंखला। विंध्यन पर्वत श्रृंखला के बारे में जानते हैं। विंध्यन पर्वत श्रृंखला जो है, विंध्यन पर्वत श्रेणी के बारे में स्टडी करते हैं। विंध्यन पर्वत के बारे में, या विंध्य पर्वत लिख दीजिए, विंध्य पर्वत हेडिंग डाल लीजिए, विंध्य पर्वत। उसके अंदर नोट करेंगे हम विंध्य पर्वत के अंदर विंध्य पर्वत श्रृंखला का विस्तार पूरब से पश्चिम की ओर और ज्यादातर मध्य प्रदेश में ही मिलता है। विंध्यन पर्वत का विस्तार ज्यादातर मध्य प्रदेश में ही मिलता है। विंध्यन पर्वत के दक्षिण में नर्मदा की भ्रंश घाटी है। विंध्यन पर्वत कई पार्ट में डिवाइडेड है। विंध्यन पर्वत का सबसे पूर्वी भाग और मध्य भाग अलग अलग नामों से जाना जाता है। मध्य भाग को बोलते हैं विंध्यन पर्वत के भांडेर मध्य भाग को बोलते हैं, और सबसे पूर्वी भाग को, विंध्यन पर्वत के सबसे पूर्वी भाग को क्या बोलते हैं? भांडेर और कैमूर। तैमूर मत लिख दीजिएगा, कैमूर। भांडेर और कैमूर। कैमूर पर्वत चोटी, पर्वत श्रृंखला विंध्यन पर्वत की सबसे पूर्वी पर्वत श्रृंखला है। सबसे पूर्वी चोटी है कैमूर। मध्य की भांडेर। विंध्यन पर्वत श्रृंखला, विंध्यन पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में नर्मदा की भ्रंश घाटी, नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ी, सतपुड़ा के दक्षिण में तापी की भ्रंश घाटी है। विंध्यन पर्वत के बारे में जानने लायक इतना ही है कि विंध्यन पर्वत, भांडेर, कैमूर, ज्यादातर इसका विस्तार मध्य प्रदेश में है। अगली हेडिंग डालिए, सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की पहाड़ी के बारे में आइए हेडिंग डालते हैं, सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ियां। सतपुड़ा की पहाड़ियों के अंदर जानेंगे। सतपुड़ा की पहाड़ियां नर्मदा की भ्रंश घाटी के नीचे, मतलब दक्षिण में। सतपुड़ा की पहाड़ियां नर्मदा की भ्रंश घाटी के दक्षिण में और तापी की भ्रंश घाटी के उत्तर में स्थित हैं, और यह एक ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा की पहाड़ियां, सतपुड़ा जो है एक ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा की पहाड़ियां एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत होता क्या है कि जब नदियां पर्वतीय भागों में बहती हैं, पर्वतों से निकलती हैं, तो ये अगर मानते हैं सतपुड़ा पर्वत है और दो नदियां यहां से निकल रही हैं। यहां से निकल रही है नर्मदा नदी और ये है तापी नदी। दो नदियां जब पर्वतों को काटकर समुद्र तल प्राप्त करने के लिए जब पर्वतों को काटती हैं तो कुछ इस टाइप से बहना शुरू करती हैं। तो जो उठा हुआ, दो नदियों के बीच का जो उठा हुआ पर्वतीय भाग है उसे बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। दो नदियों के बीच का भाग ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ब्लॉक पर्वत यही है सतपुड़ा। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कहां है? सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत जो है वो नॉर्थ अमेरिका में सिएरा नेवाडा है। नॉर्थ अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्व में सिएरा नेवाडा सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है दो नदियों के बीच में। और यहां इंडिया में ब्लॉक पर्वत का उदाहरण क्या है? सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा की भ्रंश घाटी और दक्षिण में तापी की भ्रंश घाटी। तापी नदी अपने ही घाटी में प्रवाहित होती है, अपनी ही भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है तापी नदी और नर्मदा नदी। बीच में जो पर्वत है
वो है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत कई पार्ट में डिवाइडेड है। सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ियों को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। देखते हैं, ये 3 पार्टों के नाम देखते हैं। पहला है राजपीपला, राजपीपला। दूसरा है महादेव, तीसरा है मैकाले पर्वत। राजपीपला, महादेव और मैकाले, राजपीपला, महादेव और मैकाले 3 पर्वत चोटियां हैं। सतपुड़ा पर्वत के अंदर 3 पर्वत चोटियां आती हैं, 3 पर्वत आते हैं। कौन से? राजपीपला पर्वत चोटियां, पर्वत श्रेणी, महादेव और मैकाले। राजपीपला, राजपीपला, महादेव और मैकाले, राजपीपला, महादेव और मैकाले। राजपीपला पर्वत श्रेणी जो है सतपुड़ा की, उसका विस्तार कुछ भाग सतपुड़ा का गुजरात में, कुछ महाराष्ट्र में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, और बाकी शेष मध्य प्रदेश में पड़ता है। सतपुड़ा पहाड़ी का विस्तार जो है थोड़ा सा गुजरात में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश की ओर पड़ता है। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़ चोटी जो है सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़ चोटी। और धूपगढ़ चोटी कहां पे है? धूपगढ़ चोटी है महादेव पर्वत श्रृंखला पर। इसके अंदर आती है सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है धूपगढ़, धूपगढ़, धूपगढ़ पर्वत चोटी। जो सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है धूपगढ़, वो आती है महादेव पर्वत। महादेव, सतपुड़ा की महादेव पहाड़ी मध्य की पहाड़ी है। राजपीपला, महादेव, यहीं पे है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी, जिसे बोलते हैं धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ चोटी के पास में ही यहां पे एक हिल स्टेशन है। धूपगढ़ चोटी के पास में ही एक हिल स्टेशन है जिसे बोलते हैं पंचमढ़ी, पंचमढ़ी हिल स्टेशन, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी हिल स्टेशन। धूपगढ़ चोटी के पास में ही महादेव, महादेव पर्वत श्रृंखला पर, सतपुड़ा की महादेव पर्वत श्रृंखला पर धूपगढ़ चोटी के पास में ही है पंचमढ़ी हिल स्टेशन। बड़ा ही प्यारी जगह है, ये प्यारा स्थान है पंचमढ़ी हिल स्टेशन। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। कहाँ पे है? सतपुड़ा की पहाड़ी में। सतपुड़ा के पूर्व में, सतपुड़ा के पूर्व में देखा जाए तो राजपीपला, महादेव, मैकाले सबसे पूर्वी भाग है। सतपुड़ा का सबसे पूर्वी भाग है मैकाले। मैकाले पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? मैकाले पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक पर्वत चोटी। मैकाले पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक। अमरकंटक पर्वत चोटी से 2 नदियां निकलती हैं, 2 नदियां। एक जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी है? सोन नदी। सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और गंगा में आके मिल जाती है। ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है, और ये यमुना नदी है, गंगा की सहायक नदी। मालवा पठार से जो भी नदियां निकलती हैं, चंबल, काली सिंध, बेतवा, ये यमुना नदी में आके मिल रही हैं। अमरकंटक से जो 2 नदी निकल रही है, एक नर्मदा और एक सोन नदी। नर्मदा और सोन नदियां, सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा नदी से आके मिलती है, सोन नदी, और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई, नर्मदा भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हुई खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? ये महादेव, राजपीपला, महादेव, मैकाले पर्वत चोटी की सबसे ऊंची चोटी है। मैकाले पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं, नर्मदा और सोन। सोन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और नर्मदा खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। सतपुड़ा की पहाड़ियों के बारे में इतने ही फैक्ट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं अगला, दक्कन ट्रैप के बारे में देख लेते हैं। दक्कन का पठार, ये जो आप देख रहे हैं एरिया पूरा का पूरा दक्कन प्लेट्यू है। दक्कन पठार, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार क्या होता है? दक्कन का पठार जो है वो लावा के दरारी उद्भेदन की वजह से बना है। जैसे दरारों से लावा, पृथ्वी का ऊपरी भाग क्रस्ट है, क्रस्ट में अगर दरार आ गई तो जो मिंटल का लावा है वो दरारी उद्भेदन की वजह से बड़े ही शांत रूप में ऊपर आके फैल गया है।
ऊपर आके जो फैल गया है वो लावा है। लावा का अपक्षय अपर्दन होकर ये पूरा का पूरा सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में महाराष्ट्र अगर ले लिया जाए तो पूरा महाराष्ट्र का एरिया, और ये दंडकारण्य पठार जो है यहां पे आप देख रहे हैं ये भी इसी दक्कन पठार के अंतर्गत आता है ना। तो दक्कन पठार के अंतर्गत कई पहाड़ियां आती हैं, दक्कन पठार के अंतर्गत कई पहाड़ियां आती हैं। दक्कन पठार जो है हमारा पश्चिमी घाट ही है, पश्चिमी घाट के पूर्व में और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में ये पूरा एरिया है दक्कन पठार का। दक्कन पठार के अंतर्गत कई चोटियां आती हैं, कई चोटियां आती, चोटियां कह दीजिए या कई पहाड़ियां आती हैं, उनका नाम देख लेते हैं। बालाघाट, हरिश्चंद्र की पहाड़ियां, बालाघाट की पहाड़ियां, हरिश्चंद्र की पहाड़ियां, बालाघाट, हरिश्चंद्र की पहाड़ियां, अजंता की पहाड़ियां, अजंता भी इसी के अंदर अंतर्गत आता है, अजंता की पहाड़ियां, और गवितगढ़, गवितगढ़ की पहाड़ियां। हरिश्चंद्र, अजंता, गवितगढ़, बालाघाट ये पहाड़ियां इसी दक्कन प्लेटू के अंतर्गत आती हैं। दक्कन प्लेटू के अंतर्गत जिसमें अजंता कुछ इस एरिया में आती है, यहां पे अजंता आ जाएगी, अजंता, गवितगढ़, हरिश्चंद्र, बालाघाट, इसी टाइप से दक्कन प्लेटू, दक्कन पठार के अंतर्गत जो चोटियां पहाड़ियां आती हैं, चोटियां कहता हूं बार बार, पहाड़ियां बालाघाट, हरिश्चंद्र की पहाड़ियां, अजंता की पहाड़ियां और गवितगढ़ की पहाड़ियां, ये चार पहाड़ियां हैं जो दक्कन पठार के अंतर्गत आती हैं। और दंडकारण्य का पठार भी आता है। तो दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत क्या नोट करेंगे कि दंडकारण्य का जो पठार है ये भी दक्कन पठार के अंतर्गत आता है। और दंडकारण्य पठार के दक्षिण में यानी कि यहां पर साउथ में दंडकारण्य पठार के बस्तर का पठार है, जिसे बोलते हैं बस्तर का पठार, बस्तर का पठार। बस्तर के पठार के अंतर्गत भारत का एकमात्र दंडकारण्य पठार के दक्षिण में है बस्तर का पठार। बस्तर का पठार भारत का एकमात्र सबसे बड़ा टिन का भंडार है। टिन का भंडार इसी बस्तर के पठार के अंतर्गत पाया जाता है। जो दक्कन प्लेटू का भाग है दंडकारण्य पठार, उसके दक्षिण में बस्तर का पठार नोट रखेंगे। और ये जितनी भी पहाड़ियां हैं, बालाघाट, हरिश्चंद्र, अजंता और गवितगढ़, ये सारी की सारी पहाड़ियां इसी महाराष्ट्र एरिया में ही पाई जाती हैं। महाराष्ट्र एरिया पूरा का पूरा दक्कन प्लेटू, दक्कन पठार के अंतर्गत आता है, पूरा का पूरा महाराष्ट्र, कुछ भाग छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का भी आता है ना। दक्कन का पठार और दंडकारण्य पठार उसी के अंतर्गत आता है। दंडकारण्य पठार के दक्षिण में बस्तर का पठार है, जो टिन का भंडार है। रिवाइज भी हुआ। ये इतना आज के लिए पर्याप्त है। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, इंटरेस्ट कम हो जाता है पढ़ने का। इसके नीचे का जो भी भाग है, छोटा नागपुर पठार और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इनको एक वीडियो में कवर कर लेंगे। हमारा प्रायद्वीपीय भारत का एरिया समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नदियों वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।